नमस्कार दोस्तों, रीटाइम्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान में जो भाग हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। संविधान में 22 भाग हैं, यह आपके लिए पता ही होगा। पर इस बोर्ड पर हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण भाग हैं एग्जाम की दृष्टि से, हम केवल उनकी बात करेंगे। और हम आपके लिए बताएंगे कि आपको ये याद किस प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आप पढ़ते रहेंगे याद नहीं होने वाले। मान लिया आप रटते रहेंगे, हो सकता है रटने से याद हो जाएं, पर आपको एक सिस्टमेटिकली वे से पता होगा कि हमको इस प्रकार से याद करने हैं तो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे भाग एक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो देखिए प्रथम भाग है तो इतनी आसानी से यह याद हो ही जाएगा आपके लिए, ठीक है। और भाग एक है तो आसानी से याद हो जाएगा। भाग दो है नागरिकता, यह भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। भाग हम तीन की बात करते हैं मौलिक अधिकार, यह भी आपके लिए आसानी से याद हो जाएगा। तो जो शुरुआती तीन भाग हैं हम उनको एक साथ पढ़ेंगे। ये तीन हम एक साथ पढ़ेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग दो नागरिकता, भाग तीन मौलिक अधिकार। और उसके बाद हम बात आते हैं भाग चार में नीति निर्देशक तत्व और भाग चार का मूल कर्तव्य। तो हम इनको दो को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे, अगर आप सभी एक साथ पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाएंगे। तो हम इन दो को एक साथ पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो मूल कर्तव्य है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं भाग पाँच संघ सरकार, भाग छः राज्य सरकार और भाग आठ संघ राज्य क्षेत्र। हम जो भाग सात है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम उसको लिए याद करेंगे, क्योंकि भाग सात है वो सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो हमको उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो हमको ये तीन भाग हैं वो एक साथ पढ़ने हैं। भाग पाँच संघ सरकार, भाग छः राज्य सरकार और भाग आठ संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। अब बोर्ड के हम इस तरफ आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा जो भाग नौ है पंचायतें, ये पंचायतों से संबंधित है। और भाग नौ का नगर पालिका, भाग नौ का सहकारी समितियाँ। देखिए जो पंचायतें हैं वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। भाग नौ का 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और भाग नौ का सहकारी समितियाँ ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये तीन आपको एक साथ पढ़ने हैं, ये वाले आपको एक साथ पढ़ने हैं। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र और भाग 11 संघ राज्य संबंध, यह आपके लिए एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम भाग आते हैं भाग 15। भाग 15 आपको अकेला पढ़ना है, यानी स्वतंत्र पढ़ना है, इसके साथ में किसी और भी जो भाग है उनको नहीं पढ़ना है। ये भाग 15 आपके लिए स्वतंत्र पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब भाग 17, भाग 17 और 18, 17 18 और 20 यह आपको एक साथ पढ़ने हैं। भाग 17 कहता है राजभाषा, ठीक है। 17 के बाद आप 17 18 लगातार हो गया, 19 छोड़ेंगे, यानी 18 में आपात उपबंध है, 19 छोड़ दिया, 20 में पे आ गए तो 20 में संविधान संशोधन की चर्चा की हुई है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि आप आसानी से को याद कर लेंगे। अगर आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक विभाग याद नहीं होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने ये आपको क्रम बताया पढ़ने का, इस प्रकार से आप इनके लिए पढ़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में जो भाग हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण दिए हुए हैं, मैंने आपको ये तो बता दिए कि आपको ये किस प्रकार से पढ़ने हैं। पर अब मैं आपके लिए यह बताऊंगा कि कौन से भाग में किस चीज़ की बात की हुई है, ठीक है दोस्तों। भाग एक है जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसके अंदर ये बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया होगा। इस भारत में अगर कोई नया, जैसे कि मान लीजिए किसी नया राज्य जो भारत में नहीं है हम बाहर से इसमें शामिल करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं। अगर हम भारत के ही राज्य मान लें उत्तर प्रदेश का है, इसमें कोई अदर एक छोटा प्रदेश और बनाना है तो उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। और जो भी ये नियम कानून है उनका अधिकार किसको प्राप्त है वो सब हम किस में पढ़ेंगे, भाग एक में पढ़ेंगे। भाग दो नागरिकता, यानी जो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक किस प्रकार से बन सकता है,
या कोई भी भारत की नागरिक है उसकी नागरिकता किस प्रकार से छीनी जा सकती है, तो भाग हम वो 2 में पढ़ेंगे। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भी होते हैं दोस्तों जो जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि आपके लिए रोटी, खाना, पीना, ये सब मतलब मूलभूत मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, तो इनको हम मौलिक अधिकार बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जैसे कि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये देखिए दोस्तों, राज्यों की ड्यूटी है, यानी राज्यों की कर्तव्य हैं। इनको हम ऐसा नहीं कह सकते इनको कि अगर राज्य को अपना कोई कार्य ठीक से नहीं करे तो हम हाई कोर्ट चले गए कि ये राज्य ठीक से काम नहीं कर रही है, हम उसके ऊपर केस कर दें। ऐसा कुछ नहीं, यह राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर है, वो चाहे तो कर सकती है, ना चाहे तो ना कर सकती है। आप उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। उसके बाद मूल कर्तव्य बताए गए हैं। मूल कर्तव्य ये मनुष्य की ड्यूटी होती है कि हमको क्या करना चाहिए, कि हमको अपने संविधान के सम्मान करना चाहिए, हमको राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कि हमको जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। यानी जो मोटा मोटी जो हमारी ड्यूटी होती है, हमारे कर्तव्य होते हैं देश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वो हमको इसमें बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मनुष्य की इच्छाओं के ऊपर निर्भर हैं। ये बाध्य नहीं है कि आप करेंगे, पर हाँ एक ऐसी आशा की जाती है कि एक भारतीय नागरिक उनके लिए जरूर करेगा। भाग 5 में है केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत हम इसमें पढ़ेंगे केंद्र सरकार से संबंधित जो भी कार्यपालिका है, राष्ट्रपति हैं, संसद है, न्यायपालिका है अर्थात सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, महान्यायवादी, यानी केंद्र सरकार, केंद्र लेवल पर जो भी पद हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, नियम कानून बनते हैं, वो हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। भाग 6 के अंतर्गत सरकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि राज्यपाल आता है, विधानमंडल की प्रक्रिया आती है, उच्च न्यायालय आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये भाग 7 तो खत्म है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली का प्रशासन किस प्रकार से होगा, कि चंडीगढ़ का शासन प्रकार किस प्रकार से होगा, वहाँ के नियम कानून कौन बनाएगा, उनको हम संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इस तरफ आते हैं, भाग 9 पंचायतें, यानी पंचायतें कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से होगा, ग्राम पंचायत में आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, महिलाओं के लिए मतलब कितनी सीटें आरक्षित होंगी। अ, अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत जैसे मान लीजिए प्रधानी का इलेक्शन चुनना लड़ना चाह रहा है तो उसके लिए कितनी न्यूनतम उम्र होना चाहिए, ग्राम सभा क्या होती है, वो सब भाग 9 पंचायतों में दिया हुआ है। और ठीक है दोस्तों, उसके बाद भाग 9 का नगर पालिका। देखिए नगर पालिका यानी जैसे कि नगर पालिका ये शहरों से संबंधित होते हैं। वे शहर जैसे कि ये आपका जहाँ पर चेयरमैन के पद चुनाव होते हैं, मेयर के चुनाव होते हैं, तो इससे संबंधित जो भी नियम कानून होंगे या जिन जो भी चर्चा होंगी वो नगर पालिकाओं के बारे में भाग 9 में 9 का में दी हुई है। उसके बाद हम बातें हैं सहकारी समितियाँ। जो भी आप देखे होंगे सहकारी समितियाँ बनती हैं, मतलब एक संगठन होता है, तो हम उसकी चर्चा 9 खा में करेंगे। भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। देखिए इस भाग में उनकी चर्चा की हुई है जहाँ पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसे कि असम है, नागालैंड में, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह, जहाँ पर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, तो वहाँ के प्रशासन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वहाँ का प्रशासन किस प्रकार से होगा, वहाँ की जो नियम कानून है वो किस प्रकार से बनाए जाएँ जिससे उनके जीवन पर अधिक से अधिक जो है स्वस्थ परिणाम देखने को मिले, तो वह हम भाग 10 में पढ़ेंगे। भाग 11 संघ राज्य संबंध। तो इसमें संघ राज्य संबंध में दोस्तों ये बताया गया है कि जो संघ राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संबंध है वो किस प्रकार से बनाए रखेंगे, उनमें जो नियम कानून है उनको किस प्रकार से हमको मैनेज करना है। इस भाग 11 में जैसे कि विधायी संबंध यानी कानूनों से संबंधित और प्रशासनिक संबंध वो इसमें बताए गए हैं। वित्तीय संबंध है वो भाग 12 में बताए गए हैं, वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। भाग 15 निर्वाचन। देखिए दोस्तों भाग 15 निर्वाचन, यानी भाग 15 में चुनाव आयोग की चर्चा है कि निर्वाचन आयोग है उसकी संरचना किस प्रकार से होगी, उसका क्या प्रारूप होगा, उसमें कितने सदस्य होंगे, उन सदस्यों का कार्यकाल को कितना होगा, उनको पद पे कैसे बिठाया जा सकता है, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी या नहीं लगेगी। तो वो जो भी समस्त चर्चा है वो हम भाग 15 निर्वाचन में करेंगे।
अब भाग 17 पे आते हैं। भाग 17 है राजभाषा। दोस्तों राजभाषा के अंतर्गत क्या आएगा, देखिए केंद्र सरकार की भाषा, राज्यों की भाषा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा, संसद में जो भी मतलब जो काम धाम होता है उसकी भाषा, जो भी होगी उसकी समस्त चर्चा भाग 17 में होगी। और भाग 18 क्या है, भाग 18 आपात उपबंध यानी इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। जो भी दोस्तों अभी लाइट चली गई थी, इस वजह से मुझको वीडियो को रोकना पड़ा। अब लाइट आई है 1 घंटे बाद, तो इस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो हमारे जो 2 भाग रह गए थे पढ़ने के लिए, वो मैं आपको अब दोबारा शुरुआत मतलब शुरू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। भाग 18 में है आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी। कि इस भाग में हमको मात्र यही पढ़ना है कि देश में इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, वह किस प्रकार से लागू होंगे, किस प्रकार से हटाए जाएंगे, और जब वो लागू होंगे तो जो मनुष्य के हैं मतलब जो व्यक्ति हैं उनके कौन कौन से मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा, कौन से प्रभाव नहीं पड़ेगा, कौन से स्वतः हट जाएंगे, कौन से नहीं हटेंगे, जो भी समस्त चर्चा है वो भाग 18 में है। दोस्तों अब हम बात करते हैं भाग 20 की। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। दोस्तों मैं आपके लिए एक बार बताता हूँ कि जो संविधान में संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में विशेष बहुमत द्वारा, संसद में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडलों के साधारण बहुमत द्वारा। तो दोस्तों मैं आपके लिए जो याद रखने वाली बात है वो यह है कि जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का संसद का विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत द्वारा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, भाग 20 भी अब आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और कोई भी अगर गलतियां हो त्रुटियां हो तो मेरे को बताएं, मैं उनमें सुधार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।